आदिकाल की परिस्थितियाँ। आदिकाल की परिस्थितियाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य के समय को आदिकाल कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को आदिकाल नाम दिया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों के कारण इसे वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल की प्रमुख परिस्थितियाँ। राजनीतिक परिस्थितियाँ। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ अत्यंत अशांत और अस्थिर थी। इसे युद्धों का युग कहा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। केंद्रीय सत्ता का अभाव। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की संगठित शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी। पूरा देश छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। भारत का राजनीतिक इतिहास इस दौर में गृह युद्धों का गवाह रहा। राजपूतों का वर्चस्व। उत्तर भारत में गहरवार, चौहान, चंदेल और परिहार जैसे राजपूत राजाओं का शासन था। ये राजा अत्यधिक साहसी और वीर थे, लेकिन आपसी ईर्ष्या और अहम के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते थे। विदेशी आक्रमण। इसी काल में पश्चिमोत्तर से मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों के हमले शुरू हुए। आपसी फूट के कारण भारतीय राजा इनका संगठित होकर सामना नहीं कर पाए। वीरता का प्रदर्शन। युद्ध केवल राज्य विस्तार के लिए ही नहीं, बल्कि शौर्य प्रदर्शन और सुंदर राजकुमारियों से विवाह के लिए भी लड़े जाते थे। आश्रयदाता कवि। राजाओं के दरबार में रहने वाले चारण और भाट कवि अपनी कविताओं के माध्यम से युद्धों का सजीव वर्णन करते थे और सैनिकों में जोश भरते थे। अराजकता और संघर्ष। वर्धन साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। केंद्रीय सत्ता के अभाव में छोटे राजा आपसी युद्धों में व्यस्त रहते थे। सामाजिक परिस्थितियाँ। आदिकाल की सामाजिक परिस्थितियाँ अत्यंत विषम और संकीर्णता से भरी थी। इस युग के समाज को हम इन प्रमुख बिंदुओं से समझ सकते हैं। जाति पाति और भेदभाव। समाज मुख्य रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था और छुआछात जैसी कुरीतियां समाज की जड़ों में गहराई तक समाई हुई थी। नारियों की दयनीय स्थिति। स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना जाता था। युद्धों का एक मुख्य कारण राजकुमारियों का अपहरण या विवाह होता था। सती और जौहर प्रथा। युद्धों की बहुलता के कारण समाज में सती प्रथा और जौहर का व्यापक प्रचलन था। पति के युद्ध में मारे जाने पर स्त्रियां स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देती थी। जनता का कष्टमय जीवन। राजा और सामंत विलासितापूर्ण जीवन जीते थे, जबकि साधारण जनता युद्धों की मार झेलती थी। करों का भारी बोझ और निरंतर बाहरी आक्रमणों से जनजीवन त्रस्त था।
वीरता का झूठा आदर्श। समाज में युद्ध को गौरव का विषय माना जाता था। रूढ़ियाँ और अंधविश्वास। समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना और सिद्धनाथों की साधनाओं का गहरा प्रभाव था, जिससे लोगों में वैज्ञानिक सोच का अभाव था। जातिवाद। समाज ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में विभाजित था और छुआछूत की भावना प्रबल थी। नारियों की स्थिति। युद्धों के कारण स्त्रियों के लिए स्त्री प्रथा और जौहर जैसी कुरीतियां प्रचलित थी। वीरता के साथ साथ सौंदर्य और प्रेम भी युद्धों का मुख्य कारण होता था। धार्मिक परिस्थितियां। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत जटिल और अंतर्विरोधों से भरी थी। इस युग में धर्म के कई रूप एक साथ मौजूद थे। विभिन्न संप्रदायों का अस्तित्व। इस काल में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रभावित थे। शैव, वैष्णव और शाक्त मतों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा थी। सिद्ध और नाथ साहित्य। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान बन गया था, जिसे सिद्धों ने फैलाया। इसके जवाब में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ, जिन्होंने हठ योग और इंद्रिय निग्रह पर जोर दिया। नाथ संप्रदाय ने ही आगे चलकर कबीर जैसे संतों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। कर्मकांड और आडंबर। धर्म का वास्तविक स्वरूप लुप्त हो रहा था और उसकी जगह तंत्र मंत्र, जादू टोना और बाहरी दिखावे ने ले ली थी। जनता चमत्कारों की ओर अधिक आकर्षित थी। जैन धर्म का प्रभाव। भारत के पश्चिमी भाग में जैन मुनियों ने अपने मत का प्रचार किया। उन्होंने रास साहित्य के माध्यम से धर्म को जन जन तक पहुंचाया। इस्लाम का आगमन। मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ भारत में इस्लाम का प्रवेश हो चुका था। जहां एक ओर मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, वहीं दूसरी ओर सूफी मत की शुरुआती झलकियां भी दिखने लगी थी। धार्मिक अस्थिरता। इस युग में सिद्धों, नाथों और जैन मुनियों का प्रभाव था। जहां एक ओर कर्मकांड बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर बौद्ध धर्म का प्रभाव कम हो रहा था। साधना पद्धति। हठ योग और वाममार्गी साधनाओं का प्रचार अधिक था, जो बाद में भक्ति काल की पृष्ठभूमि बनी। आर्थिक परिस्थितियां। आदिकाल की आर्थिक परिस्थितियां मुख्य रूप से कृषि आधारित और सामंती व्यवस्था से प्रभावित थी। इस काल की प्रमुख आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। मुख्य व्यवसाय। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था। सिंचाई व्यवस्था। राजपूत शासकों ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहरों, तालाबों और कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया था। सामंती व्यवस्था। भूमि अनुदान। इस काल में राजाओं द्वारा ब्राह्मणों और राज्य के अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दान देने की प्रथा प्रबल थी। जजमानी प्रथा। समाज में विभिन्न व्यावसायिक समूहों और राजपूत कुलीनों के बीच
पारस्परिक संबंध थे, जहां वे सेवाओं के बदले अनाज या सुरक्षा प्राप्त करते थे। व्यापार और वाणिज्य गिरावट। गुप्त काल की तुलना में इस युग में विदेशी व्यापार में कुछ गिरावट देखी गई, जिसका एक कारण मुद्रा की कमी भी था। स्थानीय व्यापार। आंतरिक व्यापार हाट, बाजारों और मेलों के माध्यम से होता था, जहां कृषि उत्पादों, वस्त्रों और मसालों का आदान प्रदान किया जाता था। प्रमुख उद्योग हस्तशिल्प और कला। सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग, हथियार निर्माण, नमक बनाना, मूर्तिकला और आभूषण निर्माण इस काल के प्रमुख उद्योग थे। धातुक्रम अष्ट धातु से मूर्तियां बनाना और धातु का नक्काशी कार्य उन्नत स्तर पर था। युद्धों का आर्थिक प्रभाव। निरंतर युद्ध होने के कारण जनता पर करों का भारी बोझ रहता था। युद्धों से न केवल जनधन की हानि होती थी, बल्कि खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचता था, जिससे कभी कभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था अस्थिर हो जाती थी। साहित्यिक परिस्थितियां। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थितियां राजनीतिक और धार्मिक उथल-पुथल का प्रतिबिंब थी। इस काल का साहित्य मुख्य रूप से राजाओं के दरबारों और धार्मिक मठों में रचा गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। अधिकांश कवि राजाओं के दरबार में रहते थे। अपनी आजीविका और पुरस्कार के लिए वे अपने राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। इस काल के साहित्य में युद्धों के सजीव वर्णन के कारण वीर रस और राजकुमारियों के सौंदर्य वर्णन के कारण श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय मिलता है। साहित्य के विविध रूप। आदिकालीन साहित्य को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। धार्मिक साहित्य, इसमें सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाएं आती हैं। इनका उद्देश्य धर्म प्रचार था। रासो साहित्य, वीर गाथा, जैसे पृथ्वीराज रासो, जिसमें वीरता की गाथाएं हैं। लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की पदावली इसी श्रेणी में आती हैं। ऐतिहासिकता का अभाव। कवियों का ध्यान ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक कल्पना और शौर्य वर्णन पर था, इसलिए इन ग्रंथों में तिथियों और घटनाओं में अक्सर मतभेद मिलता है। भाषा वैविध्य। इस काल में अपभ्रंश के साथ साथ डिंगल और पिंगल भाषाओं का प्रयोग हुआ। साथ ही अमीर खुसरो के माध्यम से खड़ी बोली की शुरुआत भी इसी काल में हुई। मुक्तक और प्रबंध काव्य। इस काल में पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य और विशलदेव रासो जैसे गे रचनाएं दोनों ही प्रचुर मात्रा में लिखी गई। सांस्कृतिक परिस्थितियां। आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियां परंपरा और नवीनता के संघर्ष का संगम है। इस काल में भारतीय संस्कृति का स्वरूप कुछ इस प्रकार था। स्थापत्य और कला। मंदिर निर्माण। यह काल भव्य मंदिरों के निर्माण का स्वर्ण युग था। खजुराहो, पुरी, कोणार्क और आबू पर्वत के दिलवाड़ा मंदिर इसी समय की देन है। मूर्तिकला। पत्थरों पर सूक्ष्म नक्काशी और देवताओं की सजीव मूर्तियां बनाने की कला अपने
चरम पर थी। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन। मिश्रित संस्कृति। तुर्क और मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन से भारतीय संस्कृति पर विदेशी प्रभाव पड़ने लगा था। खान पान, वेशभूषा और वास्तुकला में एक नई साझी संस्कृति की नींव पड़ रही थी। संगीत और मनोरंजन। दरबारी संस्कृति में गायन, वादन और नृत्य को बहुत महत्व दिया जाता था। उत्सव और मेले। भारतीय समाज में त्योहारों और मेलों का बहुत महत्व था। दिवाली, होली और रक्षा बंधन जैसे त्योहार उत्साह से मनाए जाते थे। वीरता के प्रदर्शन के लिए युद्ध कौशल की प्रदर्शनियां और स्वयंवर जैसी प्रथाएं भी संस्कृति का हिस्सा थी। शिक्षा और ज्ञान। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय इसी काल के अंत तक शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे। शिक्षा मुख्य रूप से धर्म और दर्शन पर आधारित थी, जिसमें संस्कृत भाषा का वर्चस्व था। लोक विश्वास। समाज में तंत्र मंत्र, जादू टोना और अंधविश्वासों का काफी प्रभाव था। सिद्धों और नाथों के कारण योग और चमत्कारिक साधनाएं जनमानस में रची बसी थी। निष्कर्ष। आदिकाल हिंदी साहित्य का वह प्रारंभिक काल है जिसने भविष्य के साहित्य के लिए सुदृढ़ आधारशिला रखी। यह युद्धों, साहित्यिक विविधता, भाषा का विकास, सांस्कृतिक धरोहर का युग रहा है। आदिकाल शौर्य और भक्ति का ऐसा संगम है जिसने हिंदी साहित्य को उसकी मौलिक पहचान और भाषा को संस्कार दिए।